नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। देखिए, कल से बिहार विधानमंडल का बजट सेशन शुरू हो चुका और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा जारी कर दिया गया। सरकार का दावा है कि उनके शासनकाल में बिहार ज़बरदस्त विकास कर रहा है, लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, एक तरफ सरकारी नौकरी दी जा रही है तो लाखों रुपए का वितरण किया जा रहा है, लोगों के बीच बांटा जा रहा है ताकि बेरोजगार युवक उस पैसे की मदद से रोजगार कर सके। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। चुनावी साल है, बिहार सरकार के अपने दावे हैं और वह दावा विधिवत एक मोटी सी किताब के रूप में जारी की गई है। इसलिए हम वरिष्ठ पत्रकार पुष्यमित्र से बात करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है और क्या सच है और क्या झूठ है। कल सम्राट चौधरी बजट सेशन के बाद आर्थिक सर्वेक्षण जारी करते हैं और दावा किया जा रहा है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो उस किताब को पढ़ने के बाद हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक को आप यह बताएं कि क्या कुछ है उस किताब में। पहले तो मैं थोड़ा सा वक्त आपका लूँगा, किताब के बारे में बताना चाहता हूँ कि उस किताब का मतलब क्या है और क्यों इसको जारी किया जाता है। और इसके लिए बिहार सरकार को, सभी बिहार वासियों को मिल के बिहार सरकार का धन्यवाद देना चाहिए कि वो इस तरह की किताब लाती है और अभी भी उस किताब में ईमानदारी से सारी चीज़ें बताई जाती है। ये हमारी कमी है, आपकी कमी है कि हम उसको ठीक से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। मुझे कुछ समझ में आया, लेकिन टेक्निकल कुछ परेशानियां थी कि अगर मैं एक आम आदमी के हाथ में उस किताब को दे दूं या उस डाटा को दे दूं तो मुझे नहीं लगता कि एक आम आदमी, शिक्षित आदमी उसको समझ पाएगा। तो वो किताब जो है वो बिहार का ब्लूप्रिंट है, बिहार में अभी क्या चल रहा है, किसकी क्या स्थिति है। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसको तैयार करती है, जो आदरी नाम की एक संस्था है, वहाँ के लोग इसको तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार तैयार करती है, लेकिन बिहार सरकार उस किताब को लाती है ताकि बिहार की आर्थिक स्थिति कैसी है वो उसको पढ़ के समझा जा सके। ये जब से नीतीश कुमार सरकार में आए हैं तब से 2006-07 से ये किताब आ रही है। सबसे पहले उन्होंने वाइट पेपर निकाला कि बिहार में जो लालू जी के राज में बिहार की स्थिति कैसी रही, कैसे आर्थिक अर्थव्यवस्था ख़राब रही, और उसके बाद से फिर आर्थिक सर्वेक्षण लगातार आ रहा है। तो वो किताब वो है और ये सबसे अच्छी बात है कि उसमें सारी चीज़ें लगभग सच्चाई के करीब बताई जाती है। अभी तक ये परंपरा बची हुई है क्योंकि ज़्यादातर सरकार अब आंकड़े छुपाती है और अपने ढंग के आंकड़े बताती है। एक बात ये। दूसरी बात, बीच में आपको टोकना चाहूँगा, उसी किताब में ये दिया हुआ है, उसी आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछली साल की तुलना में 1% इस बार जो है वो कमी देखी जा रही है। आपने जो कहा जो आंकड़ा छुपाया नहीं जा रहा, तो इस बात से तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर सरकार आंकड़े छुपाती तो खुद अपने डाटा से 1% नीचे नहीं आती। अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो हम उस बात को जो कह रहे थे कि आंकड़ा एक तो वहाँ सही है, और ये ज़रूर है कि कल जो वित्त मंत्री ने बताया इसके बारे में, उन्होंने एक तो ये किया कि उनके अधिकारियों ने बताया कि आप ये चीज़ें बताइए ताकि लगे कि हाँ सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, ग्रोथ रेट अच्छा है और रोज़गार इतने दिए जा रहे हैं। ये तमाम बातें जो नीतीश सरकार लगातार कह रही है वो सारी चीज़ें बताई गई, लेकिन जो उसमें है और जो नहीं बताया गया उसको भी जानना चाहिए। जैसे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है प्रति व्यक्ति आय। अगर बिहार सरकार कहती है कि उसकी आर्थिक वृद्धि, ग्रोथ रेट 9.2% की दर से हो रही है और तेलंगाना के बाद वो दूसरे नंबर पर देश में है, देश में दूसरे नंबर पर है, तो उसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को भी होना चाहिए। अगर बिहार विकास कर रहा है तो बिहार के वासियों का भी इनकम, वहाँ उसकी आय बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या वो आय बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, या बढ़ रही है तो कहाँ है? ये ठीक है कि बिहार की आय बढ़ रही है। जब मैंने पहली बार 14, 15, 16 में देखा था तो शिवहर की प्रति व्यक्ति आय मुझे वहाँ पता चला था कि 7,000 या 8,000 कुछ था, और इस साल देखा तो 19,000 है। तो निश्चित तौर पर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्या उस गति से बढ़ोतरी हुई है कि हम देश के मामले में कम्पीट कर सकें, ये बड़ा सवाल है। जैसे कि अभी भी 32 या 33,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय बिहार की है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वो आय 1 लाख 10 या के आसपास 10,000 के आसपास है। तो अभी भी 3 गुना 4 गुना का फ़र्क है
देश की प्रति व्यक्ति आय में और बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में ये फ़र्क पहले भी था और अभी भी है। ये फ़र्क ख़त्म नहीं हो रहा है। पहली बात, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्य जो हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय 1,80,000 के आसपास है और हम लोग 30,000 35,000 के आसपास अटके हुए हैं। एक बात ये है। दूसरा है क्षेत्रीय असमानता। बिहार में पटना के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 1,00,000 रुपये से ज़्यादा है, 1,10,000 12,000। मुझे एग्जैक्ट आंकड़े अभी याद नहीं है, लेकिन कुछ लमसम ऐसे ही है। जी। लेकिन वही शिवहर में जब हम जाते हैं, अररिया में जाते हैं, सीतामढ़ी में जाते हैं तो 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति की आय के सालाना के हिसाब से 18,000 20,000 22,000। जी, ये है। और ज़्यादातर पटना के बाद जो दूसरे नंबर पर बेगूसराय आता है वो 45,000 के आसपास है। तो ये जो क्षेत्रीय असमानता है कि पटना के लोग तो बहुत समृद्ध हैं, बेगूसराय में भी और मुंगेर में भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल के जो इलाके हैं जहाँ 20,000 25,000 रुपया सालाना में एक आदमी जी रहा है, तो ये स्थिति कब ठीक होगी ये बताना चाहिए। साथ साथ अगर आप ग्रोथ बता रहे हैं तो वो ग्रोथ हमारे प्रति व्यक्ति आय में क्यों नहीं झलकता है, एक तो बड़ा सवाल ये है। और दूसरा सवाल यह है कि उसमें रोकूंगा, आपने कहा प्रति व्यक्ति इनकम, मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपने कहा कि पटना में 80,000 90,000 या लाख रुपए से ऊपर है, बेगूसराय मुंगेर इतना है और दरभंगा सीतामढ़ी या शिवहर इतना है। मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये पर कैपिटा इनकम निकाला कैसे जा रहा है। पटना में अगर हम बात करते हैं, एक लगभग की बात कर रहे हैं 80,000 से लाख या 1.25 लाख के ऊपर, तो क्या सभी लोग इतने पैसे कमा रहे हैं? क्या इसका मतलब ये निकाला जाए अगर शिवहर में 17,000 18,000 है तो क्या शिवहर में हर एक आदमी की आमदनी उतनी है? आपको नहीं लगता कि ये डाटा सच से परे है? ये डाटा तो सच से परे बिल्कुल नहीं है। डाटा का मतलब ये है कि वहाँ जितने लोग रहते हैं, कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि भैया हम शिवहर में नौकरी करते हैं, हमारी सैलरी 12,000 है। हाँ, वही बता रहे हैं। डाटा सच के परे नहीं है, क्योंकि डाटा तो आंकड़े पर है कि सेंसस में या दूसरे तरीके से ये पूछा गया आय, तो अभी जाति जनगणना में भी, जाति आधारित गणना में भी आय पूछा गया। तो आय जो लोग बताते हैं उसका एवरेज निकाल के किया जाता है। ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ लोगों की आमदनी बहुत बढ़िया होगी, कुछ लोगों की कम होगी। आर्थिक असमानता, जैसे भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपया मान लीजिए है, लेकिन वो आय तो अंबानी और अडानी की नहीं है ना, इनकी आय खरबों में है। भारत के हर एक लोग 1,20,000 कमाते हैं? अगर ऐसा नहीं होता है, वो तो औसत निकाला जाता है, उसको औसत के रूप में देखना चाहिए। कह सकते हैं कि अगर आपकी सैलरी मान लेते हैं 10 लाख है पर महीने, मेरी सैलरी है 2,000 रुपये मान लेते हैं, और दो लोगों के बीच में अगर इसका एवरेज निकालें तो क्या आपका कैपिटा इनकम मेरे कैपिटा इनकम को 50-50 कर दिया जाएगा? हाँ, वही होता है। औसत ऐसे ही निकाला जाता है। औसत ऐसे ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। उसके बाद का चरण है कि लोगों के बीच में कितनी आर्थिक असमानता है, उसका एक अलग इशू है जो वो औसत ऐसे ही निकाला जाता है। हो सकता है कि शिवहर में कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो अरबों खरबों कमाता होगा, 10 लाख कमाता हो। हाँ, लेकिन वो सबकी आय नहीं है, लेकिन औसत ऐसे निकाला जाता है। कुछ लोगों की आमदनी ऐसी भी होगी जो 5,000 रुपये सालाना में जीवन जी रहा होगा, तो औसत ऐसे निकाला जाता है। उसके बाद का चरण है कि लोगों के बीच कितनी आर्थिक असमानता है, उसका जिक्र इसमें नहीं है, लेकिन रीजनल क्षेत्रीय असमानता करके एक वो उसमें चैप्टर है, उसमें ये सारी चीज़ें दी गई है कि गैस का इस्तेमाल लोग कितना कम करते हैं, कैसे करते हैं। एक तो ये इकोनॉमिक्स को लेकर चैप्टर है। इसके अलावा उसमें कृषि को लेकर चैप्टर है, उद्योग को लेकर चैप्टर है, मानव विकास सूचकांक को लेकर चैप्टर है, पर्यावरण को लेकर चैप्टर है, शिक्षा को लेकर है, हाँ शिक्षा को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, और इस तरह के बहुत सारे, मतलब हम लोग अपने विकास में कहाँ है, एग्जैक्ट की स्थिति क्या है, वो पूरे। शिक्षा की बात कर लेता हूँ। जब शिक्षा के बारे में दिया हुआ है कि सभी स्कूलों में ऐसा हो चुका है या हो रहा है, बाल संसद बन चुका है, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो अगर मैं पटना या किसी भी ज़िले के मुख्यालय को छोड़ दूँ और सुदूर देहात में जाऊँ तो मुझे लगता है बच्चों के लिए प्रॉपर वे में बैठने के लिए बेंच डेस्क भी नहीं है। खासकर अररिया साइड की बात कर लेते हैं, शिवहर साइड की बात कर लेते हैं, लेकिन एवरेज निकाल कर ओवरऑल कह दिया गया कि सब कुछ ठीक हो गया। उसमें एवरेज आंकड़ा नहीं होता है। उसमें जो है कि वो तो शिक्षा को लेकर हमारे पास बहुत जो लोग शिक्षा कवर करते हैं उनको मालूम होगा कि शिक्षा को लेकर बहुत व्यवस्थित आंकड़े होते हैं। एक एक दिन का आंकड़ा होता है। डायस करके एक संस्था होती है जिसमें हर चीज़ का आंकड़ा होता है, कितने स्कूल हैं, कितने टीचर हैं, कितने बेंच डेस्क हैं, कहाँ शौचालय है, कहाँ शौचालय नहीं है, कितनी घंटी लगती है। इसके अलावा प्रथम के अलग आंकड़े हैं। तो शिक्षा को लेकर हमारे पास संतुष्ट है उसमें जो दिया हुआ है। देखिए, उसमें जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल काम के आंकड़े हैं और सही आंकड़े हैं। हम सरकार ने या वित्त मंत्री ने उसमें से केवल अपनी तारीफ वाले आंकड़े हमारे पास
भेजे हैं। हमारा काम है कि उस पूरी किताब को पढ़ना, और उस किताब में कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं हर साल पढ़ता हूँ, और पूरे साल की पत्रकारिता में मुझे उन आंकड़ों से बहुत मदद मिलती है। तो हम लोग को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, और ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि वो आंकड़े ही बिहार के ब्लूप्रिंट हैं। बजट में झूठ आ सकता है, बयान में झूठ आ सकता है, लेकिन वो आंकड़े जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी तैयार कर रही है वो अभी तक सच के करीब है। इसलिए उन आंकड़ों को हम लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार पुष्यमित्र, जो कह रहे थे कि बिहार सरकार द्वारा जो डाटा जारी किया गया है वह सही है, और यह एक तरह से बिहार का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया कि आखिरकार वो आर्थिक सर्वेक्षण है क्या, सरकार किस तरह से डाटा बनाती है और जारी करती है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।